भारत और चीन के बीच बौद्ध लामाओं का प्रदेश तिब्बत लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण इस पर भारतीय पक्ष का दावा स्वाभाविक तथा व्यवहारिक रहा है, लेकिन विस्तारवादी चीन ने इस पर अपना कब्जा जमा रखा है। बल्कि उसने तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा को भी लंबे अरसे से निर्वासित रखा। कैलाश मुक्ति और भारतीय सरहद की रक्षा के उद्देश्य से 22 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तेज तर्रार नेता इंद्रेश कुमार ने भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना कर चीन की बेचैनी बढ़ा दी। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार की स्थापना के बाद अब इस कोशिशों के नतीजे आने लगे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर भारत तिब्बत सहयोग मंच के हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष व गुरुग्राम भाजपा कार्यकर्ता अमित गोयल ने दैनिक भास्कर से विशेष बातचीत की। सबसे पहले तो दैनिक भास्कर के सभी आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अमित जी, जैसे कि नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि भारतीय श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा बिना पासपोर्ट और वीज़ा के कर सकेंगे, उस दिशा में क्या प्रगति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच के इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता भी दूं आपके दर्शकों को। भारत तिब्बत सहयोग मंच लगभग 22-23 साल से ये काम कर रहा है। आदरणीय पूजनीय इंद्रेश जी इसके मार्गदर्शक हैं। उनके नेतृत्व में ये पिछले 20-22 साल से इस मिशन को लेके चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, इसका कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, तिब्बत की आज़ादी और भारत की सुरक्षा, ये तीनों मुद्दे कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो एक मिशन इसका जो है इस संस्था का वो ये है। एक प्रांत अध्यक्ष के दायित्व के रूप में मैं भी हरियाणा में काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे एक प्रयास है लोगों को जोड़ें और अपना जो देवों का देव एक स्थान कैलाश मानसरोवर है, उसमें हमारे लोगों की आस्था तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लंबा पीरियड, एक लंबा गैप, एक लंबी व्यवस्था है जिसके तहत हमें उस यात्रा पे जाना पड़ता है। क्योंकि ये एक महीने का प्रोसेस है जिसमें चाइना से होके जाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, वीज़ा के साथ जाना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा एक व्यवस्था है और वो भी एक लिमिटेशन है कि इतने ही आदमी आप उस यात्रा में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आम श्रद्धालु, हमारे जैसा आम व्यक्ति जो श्रद्धा रखता है अपने इतने बड़े महादेव में, वो भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन कहीं ना कहीं गडकरी जी ने जो लोकसभा में आदरणीय सड़क मंत्री ने घोषणा की है, बहुत बड़ा एक विज़न और सोच, मैं तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को और आदरणीय सड़क मंत्री जी को धन्यवाद करूँगा कि एक उनका विज़न और सोच, ये विज़न और सोच 1 मिनट में नहीं बनती। अगर उन्होंने ये घोषणा की है तो इसका मतलब 80% काम पूरा हो चुका होगा, तब ये धरातल पे उतरा है। तो पिछले 7-8 साल से जब से ये इस देश में राष्ट्रभक्त और देशभक्त सरकार आई है, उनकी एक मिशन, आदरणीय इंद्रेश जी का विज़न, उन्होंने इस काम को करने का एक कोशिश की है और उम्मीद है, उन्होंने कहा 2024 तक या 2023 के एंड तक ये यात्रा हम बाई रोड परिवार के साथ बाई कार हम जा सकेंगे। तो बहुत एक रोंगटे खड़े होने वाला विषय है कि हम लोग अपने देवों के देव का दर्शन कर पाएंगे, बिना वीज़ा पासपोर्ट के कर पाएंगे और हर वो नागरिक कर पाएगा जो इस हिंदू राष्ट्र में, इस हिंदू व्यवस्था में अपना एक विज़न रखता है, एक सोच रखता है, एक आस्था रखता है। तो एक बहुत बड़ा विषय है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस मिशन में कामयाबी मिलेगी। आने वाले दिनों में त्वांग यात्रा शुरू हो रही है, इस बार वो कैसे अलग है पिछली यात्राओं से? देखिए, त्वांग यात्रा भारत तिब्बत सहयोग मंच के एक मिशन में हर साल ये यात्रा जाती है। इस बार क्योंकि जोश खरोश ज़्यादा है, पिछले 2 साल से कोविड की व्यवस्थाओं की वजह से उस यात्रा को संक्षिप्त भी कर दिया गया था और छोटी कर दिया गया था और एक लिमिटेशन थी, लेकिन इस बार बड़े धूम धड़ाके से ये यात्रा जारी है। 18 नवंबर से 24 नवंबर के बीच की ये यात्रा जाएगी, जो हर साल की लगभग ये डेट होती है। माननीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में इसमें बुमला बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले आसाम गुवाहाटी जाकर माँ कामाख्या देवी जी के दर्शन करते हुए पूरे ये 8 दिन की ये यात्रा, एक भव्य यात्रा, जो कि यात्रा जो है हम इसको त्वांग तीर्थ यात्रा जो बोलते हैं, इसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और आप मान के चलें कि सभी का वो मिश्रण है कि आप उसको धार्मिक भी कह सकते हैं, सामाजिक भी कह सकते हैं, एक घूमना फिरना भी कह सकते हैं, हर चीज़ का वो मिश्रण हमें वहाँ मिलेगा। और तरह तरह के हमारे स्टेट के जो लोग हैं उनसे हमें मिलना जुलना होगा और चाइना बॉर्डर, बुमला बॉर्डर तक हम लोग जाएंगे। अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होंगी, हमें उनसे मिलने का अवसर मिलेगा और माननीय इंद्रेश जी का सानिध्य हमें मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा एक विषय है और बड़ा आनंदमय विषय है। तो उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल हमारे साथ इस यात्रा में जाएगी। जो भी लोग इस यात्रा में जाना चाहें जुड़ सकते हैं, एक फ़िक्स अमाउंट इसका फ़िक्स है और उसके तहत वो लोग हमारे साथ जा सकते हैं। अमित जी, आपके मंच को हमारी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ साथ आप एक राजनेता और गुरुग्राम वासी भी हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, विधायक जी से भी आप जुड़े हुए हैं।
यहाँ की जो गुरुग्राम की 2-3 समस्याएं बड़ी विकराल हैं, जिनको लोग लेके बड़ी नाराज़गी भी है और उसके बारे में चिंतित भी हैं। पहले यहाँ बस स्टैंड की समस्या, दूसरा जो सिविल अस्पताल है वहाँ पे आईसीयू तक नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम को एक हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। दूसरा जो रेलवे स्टेशन के नामकरण और सौंदर्यीकरण की जो चीज़ें हैं, वो उस दिशा में कितनी प्रगति है और लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो एक राजनेता ना होकर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ और माननीय विधायक जी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरा आपने रखा, बिल्कुल ये 2-3 बड़े मुद्दे हैं और ये मुद्दे जो हैं मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ये पूर्ण होंगे, क्योंकि जैसे ही माननीय विधायक जी ने कार्यभार संभाला, 2 साल हमारे कोविड में निकल गए, उसके बाद उन्होंने पूरा इस विषय को विधानसभा में भी उठाने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पर्सनली बोला है। तो कुछ कार्य हमारे प्रगति पे हैं, जैसे आपने 3-4 काम बताए, एक इनमें सबसे बड़ा काम माता शीतला साइन बोर्ड का भी था कि भी इसका निर्माण हो। हम शीतला माता की इस धरा पे, इस पावन परा पे हम बैठे हैं, इस पावन धरती पर हमारी एक मान्यता है, तो उसका काम भी शुरू हो गया और उम्मीद है आने वाले समय में बहुत जल्दी वो कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरा आपने हॉस्पिटल का कहा, हॉस्पिटल में कुछ 2 डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग और अस्पताल, वो ज़मीन का लेन देन था, क्योंकि अस्पताल को बड़ा बनाया जा रहा है, तो वो दिक्कतें अब लगभग ख़त्म हो गई है। उसकी बाउंड्री वाल अब शुरू हो गई है, जो स्कूल ने ज़मीन दी है। तो आने वाले समय में जहाँ तक मुझे ध्यान है, 6.25 से 7 एकड़ के करीब ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। बस स्टैंड की भी प्रक्रिया, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल बस स्टैंड मतलब एक आउटर में अलग से हो अंतर्राज्यीय बस अड्डा और एक अंदर लोकल बस सेवा हो, एक उसकी भी तैयारी चल रही है। मेट्रो भी हमारी प्रोग्रेस पे चल रही है। एक नया अभी विषय चल रहा है कि भी जो गुड़गांवा है, चाहे वो गुड़गांवा विधानसभा हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन का नामकरण हो। माननीय विधायक जी के साथ मुझे भी सौभाग्य मिला था आदरणीय रेल मंत्री जी से मिलने का, तो वहाँ भी इस मुद्दे को उठाया गया था और आने वाले समय में शायद दोबारा माननीय विधायक जी इस विषय को लेकर रेल मंत्री जी से मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही जल्द ये गुरुग्राम विधानसभा के लिए भी, जो गुड़गांवा से गुरुग्राम होना है और जो रेलवे स्टेशन का नाम गुड़गांवा से गुरुग्राम होना है, इसके लिए भी बहुत जल्दी उम्मीद है कि आदरणीय रेल मंत्री जी और पूरा हरियाणा सरकार इसमें लगी हुई है। और क्योंकि ये विषय संज्ञान में अब आया है और एक जब हम मिले थे माननीय विधायक जी के साथ, तो ये हुआ था कि भी पूरा रेलवे स्टेशन गुरुग्राम का वर्ल्ड क्लास लेवल का बन रहा है। आने वाले समय में नए साल में इस पे काम आरंभ होगा। माननीय विधायक जी को आदरणीय मंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने कमिट किया था कि बहुत जल्दी हम इसका शुरू करने वाले हैं, तो इसके विषय में भी दोबारा उनसे मुलाकात होगी और उम्मीद है 2024 से पहले ये अंतर्राष्ट्रीय हमारा रेलवे स्टेशन, जो कि विश्व स्तर का होगा, जिसकी लागत बहुत ज़्यादा होगी, जिसमें सब कुछ होगा, मल्टीप्लेक्स, ये वो, मल्टी पार्किंग, बहुत कुछ होगा। ऐसी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी ही तैयार होकर बनकर तैयार हो जाएगा और गुरुग्राम वालों को एक बड़ी सौगात मिलेगी। फिर भी एक आम नागरिक होने के नाते मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सारी चीज़ें हमारी प्रायोरिटी में होनी चाहिए और हैं, क्योंकि बस स्टैंड की भी उतनी आवश्यकता है, अस्पताल की भी उतनी आवश्यकता है, इसके अलावा मेट्रो की भी। गुरुग्राम को इतना मिलेनियम वर्ल्ड क्लास सिटी है कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। ये बहुआयामी गुड़गांवा है, इसमें सभी तरह के सांस्कृतिक लोग रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग, विश्व भर के लोग भी यहाँ रहते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें होनी बहुत ही आवश्यक हैं। उम्मीद है हम आने वाले 2 साल में माननीय विधायक जी का आशीर्वाद रहा और विधायक जी के अपनी कलम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सब काम पूरे होंगे। आपने कहा कि बहुत सारे मिलेनियम लोगों यहाँ पर रहते हैं और अलग अलग समुदाय के, अलग अलग देश के क्षेत्रों से लोग यहाँ रहते हैं। उन्हीं की समस्याओं के लिए उन्होंने सीएम विंडो का नया कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था, जिसका दायित्व भी आपके ऊपर है। तो क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों को? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करूंगा। पहले आपका जब और सरकारें थी तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगता था, बड़ा ही खर्चा होता था, पब्लिक को वहां बुलाया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहूँगा कि उनकी सोच और विज़न को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने सीएम विंडो को शुरू किया और पिछली योजना में भी बड़ी कारगर वो सिद्ध हुई और इस योजना में भी सीएम विंडो बड़ी कारगर सिद्ध हो रही है। कुछ त्रुटियाँ रहती हैं, कुछ कमियाँ रहती हैं, सब तरह की हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि निरंतर सुधार, कोई भी संस्था हो, कोई भी कार्य हो, उसमें निरंतर सुधार जीवन में आगे ले जाने का काम करता है। तो सीएम विंडो को मैं ये कहूँगा कि 70-80% लोगों को रिलीफ मिल रहा है और कहीं ना कहीं अधिकारियों में और जो नीचे के क्लर्क वगैरह हैं उनको भी ये रहता है कि ये कहीं सीएम विंडो पे ना लग जाए, हमें हमारी जवाबदेही तय ना हो जाए, हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक ना पहुँच जाए। तो वो भी प्रयास करते हैं कि समय अनुसार इसको सुने, इसमें हल निकालें और इसको पॉजिटिव रिजल्ट लेते हुए धरातल पर
शिकायतकर्ता को रिलीफ दिलाने का काम करे। मेरे को जो जिम्मेवारी दी गई है, मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं फाइलों को पढ़कर शिकायतकर्ता से बात करके, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हमें एक दायित्व दिया गया है, के द्वारा दिया गया है, उसमें अपनी तरफ से 100% एक सोच और विजन के साथ काम करें, जिससे कि शिकायतकर्ता को रिलीफ मिल सके और वो ये कहे कि सीएम विंडो कारगर सिद्ध हो रही है। आप एक भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं और आने वाले समय लोकल बॉडी इलेक्शन भी है और उसके बाद गुरुग्राम नगर निगम का चुनाव भी है, उसकी तैयारियों में कैसे चल रही है? बिल्कुल, पार्टी संगठन बिल्कुल तैयारियों में लगा हुआ है। एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी संगठन जो मुझे जिम्मेवारी देगा, जहां मुझे कहेगा, मैं लगा हुआ हूं। रही चुनाव की बात, अभी वार्डबंदी चल रही है और आने वाले समय में, क्योंकि 35 वार्ड थे, अब आने वाले समय में ये 40 होने जा रहे हैं। और कार्यकर्ता के रूप में मेरा जहाँ यूज़ पार्टी करेगी, मैं लगा हुआ हूँ। जो मुझे दायित्व दिया गया है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। जहाँ भी जिस भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, उस पर मेरी जहाँ जिम्मेवारी पार्टी संगठन लगाएगा और किसी वार्ड में लगाएगा, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। अभी चुनाव क्या स्थिति रहती है, कब तक होते हैं, वो आने वाला विषय रहेगा। अभी एडहॉक कमेटी बनी है, चर्चाएं चल रही हैं, पॉपुलेशन का एक विश्लेषण चल रहा है और उसके बाद क्या किस हिसाब से वार्डबंदी होती है, किस हिसाब से नहीं होती है, पार्टी संगठन जो मुझे जिस कहीं भी खड़ा होने के लिए कहेगा, कार्यकर्ता के रूप में मैं खड़ा मिलूँगा। वार्डबंदी को लेकर विपक्षी लोग भी काफ़ी उंगलियां उठा रहे हैं कि आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, विपक्षी लोगों को आपने उस कमेटी तक में नहीं रखा जिसमें वार्डबंदी को किया जाना है, तो उसको लेकर देखिए, मैंने कहा सुधार निरंतर प्रक्रिया है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उसकी दुरुस्त भी किया जाएगा। माननीय डीसी साहब ने, माननीय विधायक जी ने मांगा भी है कि अगर कोई किसी का वार्ड के अंदर कोई किसी को लगता है कि भी मेरे साथ गलत हुआ है, आप मुझे लिखत में दें, मैं उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने और आदरणीय डीसी साहब के सामने उस बात को रखूँगा। तो मैं ये कहूँगा, गलत या सही, इसका आकलन तो जाँच के बाद ही होगा ना। तो उसके लिए तो एक एडहॉक कमेटी बनी हुई है, डीसी साहब यहाँ बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, और कोई समस्या है, लगता है कि गलत हुआ है, सुधार, हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। जो भी लिखत में देगा उसके लिए कहीं ना कहीं गुंजाइश रहेगी कि उसको ठीक दुरुस्त किया जाएगा। आप आरडब्ल्यूए की भी अध्यक्ष हैं, तो वहाँ आपने क्या सुधार और क्या प्रक्रियाएं की जिससे कि लोगों को थोड़ी राहत मिले? नहीं, मैं आरडब्ल्यूए का प्रधान रहा हूँ, अभी एट प्रेजेंट में नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहा कि भाई उस समय मैं सरकार और प्रशासन, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो मेरे से बेहतर हो सका, मैंने अपनी आरडब्ल्यूए के लिए प्रयास किया। उसमें कितना मैं सफल हुआ, कितना नहीं हुआ, क्योंकि आरडब्ल्यूए एक बहुत ही चैलेंजिंग मैं कहूँगा कार्य है। इसके अंदर सभी को साथ लेके चलना पड़ता है, सभी की समस्याएं, क्योंकि धरातल की छोटी छोटी समस्याएं। और इसमें एक और भी विषय है, आरडब्ल्यूए, पार्षद और विधायक जी कहीं ना कहीं जब तक एक कड़ी, एक माला के रूप में काम नहीं करेंगे, कार्य की पूर्ति नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आरडब्ल्यूए, पार्षद और माननीय विधायक जी सब लोग एक कड़ी में काम करें तो विकास कार्यों में गति ज़्यादा होती है, 4 गुना उनमें पंख लग जाते हैं। फिर भी मैंने अपनी तरफ से जितने दिन मैं रहा, मैंने प्रयास किया, छोटी छोटी समस्याएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया, और अभी भी माननीय विधायक जी के साथ भी जुड़े हुए हैं, पार्टी संगठन के साथ भी जुड़े हुए हैं। जितना प्रयास है लोगों की समस्याएं सोल्व हो सकें, लोगों को राहत मिल सके, उसके लिए प्रयास रहता है।